विजय भारती। पिटारा पिटारा में आज सेहतनामा। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर अजय मेहता हैं जो रेडियोलॉजिस्ट हैं और रेडियोलॉजी के विषय में हमें विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर अजय मेहता मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल से संबंधित हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि मेडिकल साइंस की फील्ड में आप किस तरह से आए और कहाँ के आप रहने वाले हैं। यूनिवर्सिटी में जयपुर से बिलोंग करता हूँ और शिक्षा मेरी जो है वो MBBS जयपुर SMS मेडिकल कॉलेज से हुई है। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट सूरत मेडिकल कॉलेज से किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस किया 2009 तक सूरत में, और 2009 में मैं कोकिलाबेन से जुड़ा हूँ। 2009 से अभी तक वहीं पे हूँ। जी डॉक्टर साहब, ये रेडियोलॉजी की ही दुनिया में आने का फैसला आपने क्यों किया? क्योंकि आपने बताया कि आपने MBBS तो कर लिया था, स्पेशलाइजेशन रेडियोलॉजी में किया, ये क्यों? एक्चुअली मेरा चॉइस आँखों का डॉक्टर बनने का था। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस आए तो उसमें रेडियोलॉजी मिल गया। जी। रेडियोलॉजी उस समय जब हमने ज्वाइन किया तब बहुत ही अच्छा माना जाता था, और फर्स्ट रैंक को मिल गया तो सेकंड वाले को नहीं मिलता था, इसलिए उस समय मिला रेडियोलॉजी। चांस की बात थी। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत से मैंने जब किया तो वहाँ पे मैं एज अ ट्यूटर ज्वाइन हुआ था। तो गवर्नमेंट का ऐसा था कि ट्यूटर को वो PG का सीट भी देते थे। अच्छा। सो मेरे को उस समय PG भी मिल गया। क्या बात है। एंड आई डिड PG फ्रॉम सूरत मेडिकल कॉलेज। अब हमें ये बताइए कि ये रेडियोलॉजी असल में है क्या? रेडियोलॉजी जो है MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होता है रेडियोलॉजी में। मेडिकल डॉक्टर क्लिनिकल ब्रांच ही है जिसके अंदर जो रेडियोलॉजिस्ट है वो कोई भी बीमारी का डायग्नोसिस करने के लिए सारे हम लोग इमेजिंग टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें बेसिक एक्सरेज, सोनोग्राफी, CT स्कैन, MRI, फिर और PET CT वगैरह होता है। अच्छा, मतलब जो पैथोलॉजिकल टेस्ट से इतर बाकी जो चीजें हैं जांच की, वो रेडियोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। हाँ, जो ब्लड से रिलेटेड नहीं है और डायरेक्ट आपको इमेजिंग करना है, जांच करना है, तो वो रेडियोलॉजी में आता है। जी, मुझे ये बताइए कि ये क्या हम रेडियोलॉजी को सोनोग्राफी माने या इसमें कोई फर्क होता है? नहीं, रेडियोलॉजी बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है जिसके अंदर एक्सरेज, सोनोग्राफी, CT स्कैन, MRI, PET CT आजकल अलग हो गया है। वो न्यूक्लियर मेडिसिन एक अलग से ब्रांच हो गई है, उसके लिए अलग से उनके स्पेशलिस्ट रहते हैं। पर रेडियोलॉजिस्ट भी न्यूक्लियर मेडिसिन का काम करते हैं। रेडियोलॉजी में पूरा सब ब्रांचेस हैं। जी डॉक्टर साहब, मुझे अब इस विषय में और ज्यादा गहराई से जानना है और आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो रेडियोलॉजी है इसका इस्तेमाल रोगों में कितना किया जाता है और रोगों के बचाव में कितना किया जाता है। इस दिशा में अब हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। रोगों के बचाव के लिए जी अभी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बहुत चल रहा है, मेडिकल टूरिज्म जिसको बोलते हैं, और बहुत जरूरी हो गया है आज के लाइफस्टाइल को देखते हुए कि सब जांच कराया जाए टाइम पे। आफ्टर द एज ऑफ 40 वन शुड डू एवरी ईयर एक सोनोग्राफी होना चाहिए उसका। सोनोग्राफी में बहुत बार ऐसा हुआ है कि पेशेंट आता है सोनोग्राफी के लिए और उसको कोई ट्यूमर निकल जाता है या कुछ सिस्ट निकल जाता है, स्टोन निकल जाता है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट मिल जाता है। बहुत सारी चीजें जो है पेशेंट को पता भी नहीं होती है कि ये अंदर है, और पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। जब उनको पता चलता है तो थोड़ा शॉकिंग होता है पेशेंट के लिए, बट हम अच्छे से उनको कन्विंस करके आगे के लिए उनको भेजते हैं। हम बात कर रहे थे कि बचाव के लिए किस तरह से सोनोग्राफी का या रेडियोलॉजी का इस्तेमाल रोगों के बचाव के लिए होता है। अमूमन इस बात पर लोग ध्यान नहीं देते कि नियमित रूप से जांच करवानी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप भारत में किस तरह का चलन देख रहे हैं? क्या लोग इस बात को लेकर पूरे देश में सक्रिय हैं कि हाँ, एक उम्र पार होने के बाद साल में एक बार थोड़े पैसे खर्च हो जाएं लेकिन जांच करा ली जाए? जागरूकता
सिटीज़ के अंदर तो आई है, मेट्रोज में भी आई है सिटीज़, पर रूरल एरियाज़ में अभी भी जागरूकता नहीं आई है इसको लेके, क्योंकि वहाँ पे शायद पूरी फैसिलिटीज़ नहीं हैं या डॉक्टर्स नहीं हैं। इसके लिए रूरल एरियाज़ में अभी ये जागरूकता नहीं है, बट सिटीज़ में और ख़ास करके मेट्रोज़ में लोग बाग आ रहे हैं, छोटी सिटीज़ से मेट्रो में आ रहे हैं और आकर के स्पेशली फॉर हेल्थ चेकअप दे आर कमिंग। इस हेल्थ चेकअप में एक रेडियोलॉजिस्ट क्या क्या करता है, किन किन चीज़ों की जांच करता है, हमें विस्तार से बताइए। रूटीन के अंदर हम लोग सोनोग्राफी करते हैं पेशेंट का, एक्सरे करते हैं चेस्ट का, नी जॉइंट भी अभी हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है, नी जॉइंट यूजुअली करते हैं। किसी को कमर वगैरह का दर्द रहता है तो लंबर स्पाइन भी एक्सरे करते हैं। और एक हम बोन डेंसिटी करते हैं, बोन डेंसिटी टेस्ट होता है। ये क्या होता है डॉक्टर? 40 साल के बाद किया जाता है, जिसमें बोन्स में कितना मिनरलाइजेशन लॉस हो रहा है, ऑस्टियोपीनिया है या ऑस्टियोपोरोसिस है, वो सर्टेन एज के बाद कैल्शियम लॉस जो होता है बॉडी में, या उसकी बोन्स कितनी वीक हो रही है, दे आर प्रोन फॉर टू डेवलप फ्रैक्चर्स, तो वो हम लोग एक जांच करते हैं, पर वो 40 साल के बाद करते हैं। तो ये सारी जो जांच है ये क्या बहुत महंगी होती है और इसमें क्या बहुत ज्यादा वक्त लगता है? नहीं, वक्त नहीं लगता है। कॉस्ट डेफिनेटली आप कैसे सेंटर पे जाते हैं उस पे है। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, सरकारी हॉस्पिटल में ये चीज़ काफ़ी रियायत दर पे मिलता है, होता है जी। और कितना वक्त लगता है इसमें? सब तीनों जांच के अंदर अगर आपको है तो टाइम 1 घंटे में आपका तीनों जांच हो जाता है। जी। अब मुझे ये बताइए कि डॉक्टर साहब ये कितना जरूरी होता है इस तरह से जांच कराना, क्योंकि आज की जिंदगी ऐसी है कि हम अपने रूटीन में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि सोचते हैं ठीक है कल करा लेंगे, परसों करा लेंगे। इस चीज को व्यक्ति टालता रहता है क्योंकि ये इमीडिएट जरूरी नहीं होती है। तो जरा हमारे श्रोताओं को इस बारे में खबरदार कीजिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है हर साल एक बार जांच करा लेना। बहुत ज़रूरी हो गया है आज के लाइफस्टाइल को देख के। अभी पहले एज क्राइटेरिया रहता था 40 साल के बाद या 50 साल के बाद कि कोई बीमारी आएगी। अभी कोई भी बीमारी किसी भी एज में, अभी आज भी सुबह एक मेरे पास मरीज आए थे, उनका एज 35 ईयर्स था। मेरे को बोले मेरे को 2 स्टेंट है, कार्डियक एंजियोप्लास्टी हो चुका है उनका। तो आप देख लीजिए 35 के अंदर अगर एंजियोप्लास्टी हुआ है तो कुछ फैमिली हिस्ट्री भी रहता है। बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल हमको ज़रूरी है, करना चाहिए, और खुद के लिए समय निकाल के बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्थ चेकअप कराएं। सेहतनामा कार्यक्रम में आज हम रेडियोलॉजी पर बात कर रहे हैं और डॉक्टर अजय मेहता हमें बता रहे हैं कि ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि समय पर जांच कर ली जाए तो आप रोगों का सुचारू रूप से इलाज करवा सकते हैं। आपने बताया कि 40 साल की उम्र के बाद कुछ जांचें हैं जो सभी लोगों को करा लेना चाहिए और इससे आप तरह तरह के रोगों से बच सकते हैं। क्या रेडियोलॉजी के जरिए तमाम तरह के अंदरूनी रोगों का पता चल जाता है इस इमेजिंग के जरिए? इमेजिंग के जरिए कुछ रोग जो हैं या कुछ ऐसा ब्रेन वगैरह के ट्यूमर्स रहते हैं वो हमको सीटी स्कैन या एमआरआई से पता चलते हैं। सोनोग्राफी उसमें नहीं हो पाता है, बट इमेजिंग के थ्रू ही सारा हमको पता चलता है। ब्लड कैंसर वगैरह है वो ब्लड से पता चलता है। अदरवाइज सारी चीज़ सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई में हम लोग पूरा डायग्नोसिस कर लेते हैं और उसके बाद सर्जन या जो भी फिजिशियन कंसल्टिंग है उनको वो पेशेंट रेफर होता है या उन्होंने भेजा है तो वो उनको आगे उसको वो लोग प्रोसीड करते हैं। जी। डॉक्टर साहब, क्या बदलाव इस क्षेत्र में इन दिनों में आए हैं? जैसे कि आपने बताया कि एक तो प्रिवेंटिव जांच कर लेनी चाहिए, समय समय पर जांच। दूसरी बात यह है कि क्या हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के लिए ये जांच बहुत ज्यादा मायने रखती है या जोड़ों से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए? जोड़ों से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए एक्सरे तो बेसिक टेस्ट है ही है। उसके अलावा बीएमडी हम लोग करते हैं जो बोन डेंसिटोमेट्री कहलाता है, डेक्सा स्कैन जिसको बोलते हैं हम लोग, वो 40 साल के बाद आजकल अभी यूजुअली कराते हैं। 50 साल के बाद फीमेल्स के अंदर अगर मेनोपॉज हो गया है तो बोन लॉस और कैल्शियम लॉस बहुत ज़्यादा होता है और बहुत जल्दी से होता है, तो उस समय भी उनको बीएमडी कराना चाहिए। तो पता चलेगा अपन को कि कितना कैल्शियम लॉस हुआ है, बोन्स का स्थिति कैसा है। उसके अंदर हमको पता चलता है कि उनकी कौन सी बोन्स जो है वो फ्रैक्चर के लिए प्रोन है, फ्रैक्चर इस बोन्स में जल्दी हो सकता है या कुछ भी गिरने से फ्रैक्चर हो सकता है। ऐसा अन्य देशों की तुलना में भारत की रेडियोलॉजी की दिशा में क्या स्थिति है? बहुत बहुत अच्छा है। ओवरऑल सब तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं और उससे जो कंसल्टेंट्स हैं सारे बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ के कंसल्टेंट्स भी जाके बाहर बहुत लेक्चर्स वगैरह देते हैं एंड वी आर इक्विप्ड विद ऑल द गुड एंड हाई एंड टेक्नोलॉजीज। बात सोनोग्राफी की हो रही है। भारत में एक जो चलन कहीं कहीं होता है जो कि गैर कानूनी है और वो है सोनोग्राफी के जरिए पेट में पल रहे बच्चे की जांच, उसके लिंग की जांच।
इस बारे में जरा प्रकाश डालिए। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इसके लिए सरकार ने पीसीपीएनडीटी एक्ट बनाया है जी 1994 में। पीसीपीएनडीटी इज प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोसिस, जिसके अंदर सेक्स का लिंक और स्टॉप फीमेल फेटिसाइड के लिए ये कानून बनाया है। 2003 में इसको अमेंडेड भी किया गया वापस। ये काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो हुआ है आफ्टर 2003 के बाद, तो ये नहीं करना चाहिए अगर कोई करते हैं तो। और अभी लेटेस्ट जो है सेक्स रेशो इम्प्रूव हुआ है इसके बाद से। अभी 930 फीमेल्स हैं 1000 मेल्स पे ऑल ओवर इंडिया में। स्टेट वाइज अलग है, जैसे केरला के अंदर अभी फीमेल्स हमेशा से ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। राजस्थान हरियाणा में भी ये इम्प्रूव हो रहा है। बिल्कुल, मतलब यह है कि इस कानून के आने के बाद पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या है उसका जो अनुपात है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है और बेहतर होने की बेहतर हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो जांच अमूमन गैर कानूनी तरीके से अगर कहीं लोग करवा रहे थे जिसके खिलाफ ये कानून बनाया गया, तो इसकी आपको क्या लगता है कि क्या वजह थी? क्या सिर्फ लड़कों को पैदा करने का आग्रह रहा है हमारी सोसाइटी में? ये एक्चुअली लोगों की मेंटेलिटी है, और जो पुराने लोग हैं उनको वो कि लड़का होना चाहिए, लड़का ही होना चाहिए, जो हमारा वंश बढ़ाता है, वो गलत है। और ये चेंज हो रहा है धीरे धीरे। अभी भी सिटीज़ में तो चेंज हुआ ही है, रूरल में शायद थोड़ा टाइम लगेगा, पर हो रहा है अभी चेंज। लड़कियां जिस तरह से हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं और देश का नाम हर क्षेत्र में रोशन कर रही हैं, उससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं लड़के और लड़की के बीच में जो फर्क हम लंबे समय से करते वो नहीं चले आ रहे करना थे, चाहिए। वो बहुत गलत था। लड़कियों को बराबर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब अगला मुद्दा लिया जाए और वो है गर्भावस्था में किस तरह की सोनोग्राफी की जाती है और उसके क्या फायदे हैं? गर्भावस्था में सोनोग्राफी 3 तरह से की जाती है, 3 बार किया जाता है यूजुअली। जो है वो डेटिंग स्कैन है, जब आपका प्रेगनेंसी डिटेक्शन होता है तभी उसको डेटिंग स्कैन बोलते हैं। एक 10 वीक्स पे सोनोग्राफी होता है जिसको न्यूकल स्कैन बोलते हैं, जिसके अंदर हम पीछे स्पाइन का वहाँ पे एक मेजरमेंट लेते हैं और उसमें हमको पता चलता है कुछ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है तो बच्चे को, वो 10 वीक्स पे करते हैं। 18 से 20 वीक के अंदर हम लोग एक एनोमली स्कैन करते हैं। एनोमली स्कैन के अंदर बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, वो हमको पता चलता है। और उसके बाद अगर जरूरत लगता है तो ग्रोथ स्कैन एक करते हैं। पेशेंट को अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं या कुछ प्रॉब्लम है तो वो ग्रोथ स्कैन को हमको रिपीट करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, इतनी सारी सोनोग्राफी एक गर्भवती महिला की जाती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि ये जो किरणें होती हैं, ये जो अल्ट्रासाउंड होता है, ये नुकसानदेह होता है। अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होता है, ये गलतफहमी है लोगों की। और अल्ट्रासाउंड का मतलब ही यही है कि जो साउंड हम नहीं सुन सकते, इट वर्क्स ऑन साउंड वेव्स, और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर जो साउंड है वो हम नहीं सुन सकते हैं, और ये सोनोग्राफी उसी पे वर्क करता है। तो उससे कितनी बार भी सोनोग्राफी किया जाए गर्भवती महिला को कोई नुकसान नहीं होता। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड में क्या फर्क है डॉक्टर साहब? एक्सरे है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो बहुत ही हाई वोल्टेज उस पर निकलती हैं। वो डेफिनेटली शरीर के लिए एक लेवल के बाद नुकसानदेह होती है, पर अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव्स हैं जो बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। मुझे ये बताइए कि आपने बताया गर्भवती स्त्री की अलग अलग समयों पर अलग अलग हफ्तों में जांच की जाती है। क्या ये देश के सभी दर्जे के शहरों में उपलब्ध है या ये सुविधाएं केवल महानगरों में उपलब्ध है? सोनोग्राफी की सुविधा हर जगह उपलब्ध है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, इवन रूरल एरियाज में भी सोनोग्राफी मशीन हर जगह है। बट हाई एंड सोनोग्राफी मशीन अच्छे सेंटर्स में ही है क्योंकि उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, बट सोनोग्राफी मशीन सब जगह अवेलेबल है। जी डॉक्टर साहब, महिलाओं में सोनोग्राफी क्यों करनी चाहिए और क्या ये महिलाओं के लिए नुकसानदेह है, इस बारे में तो हमने बातें कर ली। लेकिन अमूमन जब गर्भवती स्त्रियों की सोनोग्राफी के लिए जाते हैं तो डॉक्टर साहब 3D और 4D सोनोग्राफी की बात करते हैं। ये क्या टर्म्स हैं और ये किस तरह की सोनोग्राफी होती है? 3D सोनोग्राफी जो है यूजुअली हम लोग एनोमली स्कैन जब करते हैं 20 वीक पे, तब हमको बच्चे का वॉल्यूम रेंडरिंग इसमें होता है और 3D इमेज उसका देखना है। तो उसके लिए वॉल्यूम रेंडरिंग प्रोब होता है, अलग से वॉल्यूम प्रोब होता है जिसको वॉल्यूम प्रोब बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब होता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं और उसमें 3D इमेजेस बच्चे का दिखते हैं। उसमें हमको अगर बच्चे को किसी को क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, कुछ भी रहेगा तो वो हमको डायग्नोस हो जाता है उसमें। ये जो चीज़ें जिनका आपने नाम लिया, ये क्या होती हैं? उसमें डिफेक्टिव लिप्स है, डिफेक्टिव पैलेट है अंदर जी, वो होता है बच्चे को, तो वो हमको डायग्नोसिस हो जाता है अभी। तो बाद में जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको उसी समय या करेक्ट किया जा सकता है, और पेरेंट्स भी उसके लिए रेडी रहते हैं कि भाई ये बच्चे को तकलीफ है और अभी इसको ये करेक्ट करना है।
जी, तो ये कितने हफ्तों के बाद ये वाली जांच की जाती है? 18 to 20 वीक्स में जब एनोमली स्कैन करते हैं हम, उस समय ये हम लोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह की जांच आने के बाद किस तरह का बदलाव आया है? क्योंकि जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो कई सारी जांचें हो जाती हैं और पता चल जाता है कि बच्चा किन स्थितियों के साथ दुनिया में आ रहा है। बेसिकली ये जेनेटिक्स, बच्चे का कुछ भी पता लगाना है तो जेनेटिक जीनोटाइपिंग भी कराते हैं लोग बाग। और एनोमली स्कैन आने से, 3D 4D आने से बहुत वो हुआ है, जिसमें बच्चों का 18 वीक्स से या 20 वीक्स पहले हम लोग MTP कर सकते हैं अगर बच्चे को कुछ बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव है तो। अदरवाइज जैसे क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, तो वो बाद में बच्चे के जन्म के बाद वो लोग उसको ऑपरेट करा लेते हैं। जी, तो इसका मतलब ये है कि इन टेक्नोलॉजी के आने के बाद कहीं ना कहीं बच्चों की सेहत पर बेहतर असर पड़ा है, कि वो पैदाइश से पहले ही पता चल जाता है कि वो किस तरह के डिफेक्ट्स उन बच्चों में हैं और उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। यस, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अब जो है बात की जाए कि CT स्कैन और MRI, ये दो चीजें अक्सर हम सुनते हैं, रेडियोलॉजिस्ट इनकी बात करते हैं, ये क्या चीजें हैं, इनके बीच क्या फर्क है और इनके क्या उपयोग हैं? CT स्कैन और MRI दोनों ही क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग है। CT स्कैन में रेडिएशन का यूज होता है, रेडिएशन है उसमें, तो डेफिनेटली उसका हम एक लिमिटेड यूज कर सकते हैं। और उससे भी सब बोन्स का 3D करते हैं, 3D CT होता है बोन्स का, जिसमें कुछ फ्रैक्चर वगैरह है जो एक्सरे पे नहीं पता चल रहा है, कुछ अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स हैं जो हमको नहीं पता चल रहे हैं एक्सरेज पे, तो उन केसेस में हम 3D CT करते हैं। कई बार रूटीन CT में सब ब्रेन वगैरह होता है। कुछ पेशेंट्स जो हैं वो MRI के लिए इंडिकेटेड नहीं होते हैं, जिनको पेसमेकर है, वो पेशेंट MRI में नहीं जा सकता है और उसको कुछ ब्रेन का प्रॉब्लम हुआ है, तो वो ब्रेन स्ट्रोक वगैरह की कंडीशंस के अंदर हम लोग उसको इमीडिएटली CT कराते हैं। और अगर कहीं किसी सेंटर पे MRI नहीं है, पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, तो हम लोग इमीडिएटली इसका CT करते हैं। ये जो CT स्कैन और MRI हैं, इनके जरिए किस किस तरह के गंभीर रोग आपकी पकड़ में आए हैं? बहुत सारे गंभीर रोग, तो मतलब बड़े ट्यूमर्स जो हैं जो एकदम साइलेंट रहते हैं और पेशेंट को सिर्फ हेडेक हो रहा है या कुछ हुआ है, तो उसके लिए अगर डॉक्टर ने CT स्कैन एडवाइस किया है या MRI एडवाइस किया है तो उसमें पता चलता है, और पता चलता है कि ये अभी काफ़ी हाई स्टेज में पहुंच गया है, और कई बार अर्ली स्टेज में भी हमको पता चलता है। और उसके सिम्टम्स भी बहुत खास नजर नहीं आते हैं इनिशियल स्टेजेस में। जी, तो इसका मतलब ये है कि जब डॉक्टर साहब जांच करने के लिए कहें तो सीरियसली वो जांच करने के लिए करना चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, ये जो जांचों की बात हो रही है, हमने CT स्कैन और MRI की बात कर ली, 3D 4D सोनोग्राफी की भी बात की, और ये भी बात की कि माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, ये कानून के खिलाफ है। एक टर्म जो अक्सर सुनी जाती है वो है डॉपलर और सोनोग्राफी, इसके बारे में हमें बताइए। सोनोग्राफी जो है वो ऑर्गन्स की करते हैं हम लोग, कोई भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं। सोनोग्राफी भी बहुत तरह की होती है। अभी सोनोग्राफी के लिए रूटीन जो स्कैन रहता है वो सोनोग्राफी एब्डोमेन और पेल्विस का रहता है। इसके अलावा स्मॉल पार्ट सोनोग्राफीज होती हैं जो कि ब्रेस्ट की होती है, थायराइड की होती है, स्क्रोटम की होती है और सॉफ्ट पार्ट्स की होती है। कुछ सोनोग्राफीज जो हैं वो हाईली स्किल्ड रहती हैं, मस्कुलोस्केलेटल इमेजिंग अल्ट्रासाउंड बोलते हैं जिनको। उसमें जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट, पेल्विस, एंकल जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, वो भी करते हैं। उनके लिए हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब्स आते हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी 17 मेगाहर्ट्ज तक के प्रोब आते हैं आजकल, उससे बहुत अच्छा रिजोल्यूशन है। कई केसेस में हमको उसमें MRI करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, एंड सोनोग्राफी पे ही डायग्नोस हो जाता है। तो ये जो आपने बताया कि मस्कुलर स्केलेटन की जांच जो है वो इन हाई फ्रीक्वेंसी रेज के जरिए की जाती है। हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड प्रोब्स रहते हैं जो नुकसानदेह नहीं होते हैं, बट उनसे डायग्नोसिस और रिजोल्यूशन उनका इतना अच्छा है कि हम लोग को MRI करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। इनसे किन किन बीमारियों का या किन किन तकलीफों का पता आप लगाते हैं? यूजुअली ये स्पोर्ट्स इंजरीज पेशेंट्स जो होती है, पेशेंट्स को जो होती है जिसमें लिगामेंट टीयर है या टेंडन टीयर हुआ है, या कोई किसी को चोट लग गई है या कुछ एक्सीडेंट हुआ है, शोल्डर रोटेटर कफ टीयर हुआ है, डायबिटीज पेशेंट जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं जिनको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, टेंडिनाइटिस जिसको बोलते हैं जिसमें टेंडन्स का थिकनिंग वो होता है, और कई जगह टेंडन्स टीयर भी होते हैं, टेंडन्स रोटेटर कफ के जो वो होते हैं, उसके लिए भी हम लोग सोनोग्राफी मस्कुलोस्केलेटल हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब से करते हैं। यानी कुल मिलाकर जो खास तौर पर खिलाड़ियों के लिए या बुजुर्ग मरीजों के लिए, हाँ ऐसा नहीं है, बहुत कॉमन है ये, काफ़ी लोगों में अभी होता है जो को पता नहीं होता है कि सिर्फ MRI
ही होता है इसका, उसके लिए सोनोग्राफी भी होती है अभी, क्योंकि एमआरआई में है लोगों को अंदर जाने में, गेंट्री में जाना है तो क्लस्ट्रोफोबिया रहता है, तो वो लोग एमआरआई कराना पसंद नहीं करते हैं, तो वो लोग सोनोग्राफी, डॉक्टर बोलता है तो सोनोग्राफी के लिए आते हैं। और सोनोग्राफी अभी चलन बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू एमआरआई इन सब चीज़ों के लिए। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी कि अल्ट्रासाउंड भी होता है मस्कुलोस्केलेटल का, तो लोग बाग आएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे ही एमआरआई का नाम आता है तो अक्सर मरीज डर जाते हैं, क्योंकि वो एक अजीब तरह की मशीन के अंदर मरीज को जाना पड़ता है, तो एक दूसरे से पूछते हैं और तरह तरह की भ्रांतियां इस बारे में प्रचलित हैं, तो ज़रा ये भी मामला क्लियर कर दीजिए। एमआरआई जो है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं जिसको, वो मैग्नेट पे वर्क करता है पूरा, और उसमें कोई रेडिएशन नहीं है, तो वो शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। डेफिनेटली उसका गेंट्री थोड़ा बड़ा होता है, तो वो क्लस्ट्रोफोबिया रहता है पेशेंट को। कई कई केसेस में अगर पेशेंट बहुत क्लस्ट्रोफोबिक है तो उसको थोड़ा सा बहुत माइल्ड सिडेशन देके और फिर हम लोग एमआरआई करते हैं। यानी वो जो एक खांचा, सुरंग जैसी होती है जिसके अंदर आप लोग मरीज को पहुंचा के और जांच करते हैं, उसमें जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि हेडफोन्स भी दे दिए जाते हैं उनको, ताकि उनको जो वो अंदर मैग्नेटिक कॉइल का जो आवाज़ रहता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। अच्छा, उससे भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। डॉक्टर साहब, फैटी लीवर के बारे में बताइए, इसकी किस तरह से जांच की जाती है, क्योंकि आजकल ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। फैटी लीवर बहुत ही अभी ज्वलंत वो है, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि खाने पीने का सब जंक फूड्स और वो ज़्यादा हो गया है, स्ट्रेस बहुत है लाइफ में, डायबिटीज़ बहुत बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ रहा है, लोगों का खान पान रहन सहन बहुत चेंज हो गया है जो पहले नहीं हुआ करता था। अभी उसकी वजह से ये लीवर में जो फैटी चेंजेस आने चालू हो जाते हैं, उसका बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है उसके लिए, बट उसका समय समय पे अगर सोनोग्राफी करवाते रहेंगे तो वो जांच में हमको लेवल पता रहता है कि इसका कौन सा ग्रेड का फैटी लीवर है। उसमें भी ग्रेडिंग सिस्टम रहता है, बहुत ग्रेड 3 के बाद पेशेंट को फैटी ज़्यादा हो जाता है, लीवर में फाइब्रोसिस हो जाता है, दैट इज़ इरिवर्सिबल कंडीशन। उस समय उसके बाद कुछ सिरोसिस के चांसेस होते हैं, जो कि अभी काफ़ी नैश जो बोलते हैं, नॉन एल्कोहलिक सिरोटिक डिजीज़, बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, बहुत हो रहा है। तो उसके लिए भी आजकल फाइब्रो स्कैन भी करते हैं, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करते हैं, वो हम लोग नहीं करते हैं, बट वो है एमआर इलास्टोग्राफी एक होता है, वो भी करते हैं। तो उसमें हमको काफ़ी लीवर का पहले से पता चलता है, तो वो उसको रोक सकते हैं काफ़ी हद। तो इस तरह की जांच के बाद कई गंभीर बीमारियों का पहले से पता चल जाता है। हाँ। डॉक्टर साहब, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ये एक बीमारी है जिसकी जांच में रेडियोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसके बारे में ज़रा बताइए। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज अभी बहुत देखने को मिलते हैं इनके केसेस, और यंग फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसका रीज़न है लाइफस्टाइल और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। फैमिली हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर घबराने का बात बिल्कुल नहीं है। इसमें ट्रीटमेंट रहता है। आपके पीरियड्स अगर रेगुलर नॉर्मल आ रहे हैं तो चिंता की बात नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं इसको अच्छे से। किसी को पीरियड्स नहीं आते हैं, 2 महीने 3 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं, या बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं। मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में होता क्या है बेसिकली। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के अंदर जो रहता है कि ओवरी का वॉल्यूम जो है काफ़ी बढ़ता है, लेकिन उसमें ओवा अच्छे से बनता नहीं है, ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो उसको पीरियड्स डिले हो जाएंगे। इसलिए ये थोड़ी समस्या रहती है, और यंग फीमेल्स, अनमेरिड फीमेल्स में काफ़ी देखने को मिलता है। इवन इन मैरिड फीमेल्स में भी वो बाद में किसी में ही अपने आप करेक्ट होता है, किसी को लॉन्ग ट्रीटमेंट 6 मंथ्स ईयरली ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और वो करेक्ट होता है। तो ये जांच नियमित रूप से करा लेनी चाहिए। ये रूटीन सोनोग्राफी में हमको पता चलता है, तो हम लोग बोल ही देते हैं पेशेंट्स को, या उनको डायग्नोसिस में लिख के भी देते हैं कि आपको ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज लग रहा है तो आप गायनेक को दिखाइए और वो आपको ट्रीट करेंगे। जी डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट की बीमारियों में रेडियोलॉजी क्या भूमिका निभाती है उनका पता लगाने में? प्रोस्टेट मेल्स के अंदर जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया था 1999 में, तब प्रोस्टेट के मैंने जब केसेस देखे थे तो उस समय 55-60 की एज के अंदर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हमको मिलता था। वो धीरे धीरे डाउन द लाइन अभी 40 साल के अंदर भी प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हमको बहुत देखने को मिलने लगा है। ये भी हो सकता है ये लाइफस्टाइल की वजह से ही हो, कुछ फैक्टर्स रहते हैं जिनको जेनेटिक बोलते हैं, फादर वगैरह को भी है तो आपको प्रोस्टेट आता है। मेल्स में यूजुअली 50-55 के बाद प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से आपको यूरिनरी का फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, रात को आपको बार बार उठना पड़ेगा, या आपका यूरिन का फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यूरिन हो गया है, लेकिन 15 मिनट बाद आपको वापस लगेगा कि मेरे को जाना है, पूरा ब्लैडर खाली नहीं होता है। ये सब जो है उसमें हम लोग सोनोग्राफी से हम लोग इसको पता लगाते हैं और पेशेंट को
यूरोलॉजिस्ट के बाद रेफर करते हैं। इसके साथ में PSA की जांच भी एक रेगुलर हम ब्लड की रहती है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड टेस्ट, उसको भी हम उसके साथ कोरिलेट करते हैं हमेशा। डॉक्टर साहब, बातें हम रेडियोलॉजी की कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मरीज जो हैं वो टेस्ट करवाने के लिए आपके पास आए और कोई बीमारी निकल आई, मतलब रिजल्ट्स कुछ ऐसे आए कि तब आप परिवार के सदस्यों को, मरीज को किस तरह से काउंसिल करते हैं, समझाते कैसे हैं? कैसी स्थितियां आपके सामने आती हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है यूनुस जी। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अभी पेशेंट को तो बताना पड़ेगा हमको। तो पेशेंट के रिलेटिव को भी हम बुलाते हैं अगर उनके साथ में कोई आया है तो, या पेशेंट खुद स्ट्रांग है और वो बोल रहा है कि मेरे को बताइए क्या प्रॉब्लम है, तो उस केस में हम बताते हैं पेशेंट को, लेकिन उसको अच्छे से बिठा करके बोलते हैं उसको, सर घबराने की बात नहीं है, अभी अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोसिस हुआ है तो अभी हम लोग CT स्कैन करेंगे, आपको कंसर्न फिजिशियन के पास पहले भेजेंगे, वो आपको जैसा बोलेगा आपको करना है। इसके लिए हम उनको इतना तक बोलते हैं कि अगर हमको कुछ डाउट लग रहा है कि ये कैंसरस हो सकता है तो उनको बोलते हैं कि आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा दीजिए, हम उनको अपॉइंटमेंट वगैरह खुद लेके देते हैं और उनका CT स्कैन और जो भी कंसर्न फिजिशियन या ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजना है या सर्जन के पास भेजना है उनको भेजते हैं, उनका अपॉइंटमेंट करवाते हैं और पेशेंट को इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि पेशेंट करवा ले। पर उनको इतना बोलते हैं कि इसमें आप डॉक्टर शॉपिंग मत करिए, आपकी इच्छा है, आपको यहाँ कराना है, बाहर कराना है, लेकिन आप जल्दी कराइए, कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आगे इसका इलाज मुश्किल होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक तरह की काउंसलिंग भी आपको करनी पड़ जाती है मरीज की। हाँ, कभी करनी पड़ती है। कई बार पेशेंट्स वापिस भी आते हैं, CT स्कैन और सब सर्जरी वगैरह करा के आके बोल के भी जाते हैं कि सर बहुत अच्छा हो गया हमारा, हम अच्छे हैं, थैंक यू वेरी मच। कई बार ऐसा होता है कि कोने के मेडिकल स्टोर से गए और दवा खरीद ली, सिर दर्द की, एसिडिटी की। इसी तरह कई बार ये होता है कि मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है, मेरे पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। ऐसे मरीजों की स्थिति में आप क्या करते हैं? बहुत मस्ट है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मस्ट है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का प्रिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है, बिना उसके सोनोग्राफी हम लोग नहीं एंटरटेन करते। मतलब ऐसा कतई नहीं होता कि कोई मरीज अपने आप अपने मन से आके कहने लगे कि नहीं, आते हैं पेशेंट्स आते हैं, हम बोलते हैं आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ले आइए, हम हो कर देंगे, सोनोग्राफी हो जाएगा। जी, मतलब यूं नहीं होता कि अपने मन से एक्सरे करवा लिया, अपने मन से सोनोग्राफी करवा ली। नहीं करते हैं। एक्सरे वगैरह कई आते हैं पेशेंट्स जिनको कोई चोट लग गया है, डायरेक्ट आ गए एक्सरे करना है। एक्सरे कभी हम लोग अगर इमरजेंसी लगा तो कर देते हैं, बट सोनोग्राफी बिल्कुल नहीं करते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि गर्भवती महिलाएं खास तौर पर कई बार जोर देती होंगी कि मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है और डॉक्टर के पास का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, या वो किस तरह की एक्सपेक्टेशंस लेकर आपके पास आती हैं सोनोग्राफी? सर, गर्भवती महिलाओं के लिए तो एकदम ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर वो बिना प्रिस्क्रिप्शन, बिना ID प्रूफ के अगर सोनोग्राफी के लिए आते हैं तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं देते। उसके लिए उनका ID प्रूफ, उनका डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और एक फॉर्म F भरवाते हैं हम, जो गवर्नमेंट के पास जाता है, वो ऑनलाइन भी भरा जाता है और हार्ड कॉपी भी उसकी रखी जाती है। उसकी एक कॉपी पेशेंट को दी जाती है, एक कॉपी हमारे रिकॉर्ड में रहती है और एक PCPNDT एक्ट ऑफिस में भी उसके वहाँ पे जाती है। जी, ये सारी जरूरतें हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स को सोनोग्राफी करने के लिए। जब कोई मरीज डॉक्टर के पास आता है अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, तो वो किन तैयारियों के साथ आए? सोनोग्राफी अगर पेट का एब्डोमन का सोनोग्राफी है या पेल्विस का सोनोग्राफी है, एब्डोमन का सोनोग्राफी के लिए हम 4 to 6 आवर्स का फास्टिंग पेशेंट को बोलते हैं, जिसमें हम लोग, उसमें क्या है, गैस पेट में थोड़ा कम हो जाएगा, गॉल ब्लैडर बहुत अच्छे से दिखेगा। गॉल ब्लैडर एक वैसे भी बलून लाइक स्ट्रक्चर है, अगर हमने कुछ भी खा लिया तो वो कोलैप्स हो जाता है, तो हम नहीं देख पाएंगे। अगर उसके अंदर कुछ स्टोन है या कुछ स्लज है या कोई पॉलिप है या कोई और डिजीज है तो वो हमको नहीं दिखेगा। इसलिए खाली पेट जांच, इसके लिए खाली पेट जांच करते हैं और इंटरनल जो रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स हैं वो भी हमको बहुत अच्छे से दिखेंगे। वो खाली पेट जांच सुबह इसीलिए बुलाते हैं पेशेंट्स को। ओवर द डे पेशेंट को थोड़ा गैस वगैरह हो जाता है और पेल्विस सोनोग्राफी के लिए फुल ब्लैडर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ताकि हम प्रोस्टेट फीमेल पेशेंट्स में यूट्रस ओवरीज अच्छे से देखें। जी डॉक्टर साहब, अल्ट्रासाउंड ऐसा टेस्ट है जो केवल डॉक्टर करता है, यानी एक्सरे तो टेक्नीशियंस कर सकते हैं और बाकी दूसरी तरह की जांचें भी कई बार टेक्नीशियंस करते हैं, अल्ट्रासाउंड केवल डॉक्टर करते हैं, ऐसा क्यों है? अल्ट्रासाउंड ये लाइव स्कैन है, अंदर पेशेंट की बॉडी के अंदर जो भी हो रहा है वो हमको सोनोग्राफी पे पता चलता है। पेशेंट को कुछ भी है, ये क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग नहीं है जो अपन को स्क्रीन पे बैठ के देखना है। इसके इमेजेस से हम लोग उसको रूल आउट नहीं कर सकते, हमको रियल टाइम इमेजिंग में ही इसको देखना है। इसके लिए ही ये डॉक्टर करता है, रेडियोलॉजिस्ट करता है इसको।
और क्या अगर मरीज ये कहे कि मुझे अपना स्कैन खुद देखना है तो क्या ये पॉसिबल होता है, या ख़ास तौर पर गर्भवती स्त्री के मामले में उसके पति या उसके परिवार के सदस्य आए हैं और वो देखना चाहते हैं ये इमेजिंग, तो ये मुमकिन होता है? गर्भवती महिला के रिलेटिव्स अगर रहते हैं, हस्बैंड है या सिस्टर है या उनकी मदर इन लॉ है या उनकी मदर है, कोई भी है, तो उनको हम वहाँ साथ में खड़ा रखते हैं। गर्भवती महिला की सोनोग्राफी करते वक्त हमारे यहाँ पे सामने ही स्क्रीन लगा है, वो पूरा उसको लाइव देख सकती हैं। लेकिन बाकी मामलों में ये संभव नहीं है। बाकी मामलों में भी हम पेशेंट अगर कोई बोलता है कि मेरे को किडनी देखना है, तो हमारा वो मशीन थोड़ा सा हम लोग स्क्रीन पूरा टिल्ट होता है तो वी कैन शो हिम, दिखा देते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो टेस्ट होते हैं ये किसी भी व्यक्ति की सेहत के बारीक मामले उजागर कर देते हैं, और कई बार मरीज को ये तनाव रहता है कि मेरे ये जो सीक्रेट हैं ये कहीं उजागर तो नहीं हो जाएंगे। इस बारे में नहीं, ये हाईली कॉन्फिडेंशियल है, मेडिको लीगल रहता है, ये एकदम हाईली कॉन्फिडेंशियल रहता है। किसी को भी पेशेंट को उसके रिलेटिव के अलावा हम लोग उसकी बीमारी की जानकारी नहीं देते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या सभी उम्र और सभी वजन, सभी तरह की काया वाले मरीजों का अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, या इसमें किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस आप देखते हैं? सबका हो सकता है। अगर पेशेंट थोड़ा मोटा भी है, फैटी भी है, तो भी होता है। थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है बिकॉज ऑफ फैट, और उसकी वजह से हमको थोड़ा कई बार गैस ज़्यादा मिलता है या फैट ज़्यादा है, तो ऑर्गन देखने के लिए हमको थोड़ा सा प्रेशर या कुछ हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब्स यूज़ करना पड़ता है। डॉक्टर अजय मेहता, आज आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और रेडियोलॉजी के बारे में आपने विस्तार से हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। ये थी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय मेहता से एक बातचीत, जिसमें हमने जानने की कोशिश की कि रेडियोलॉजी के जरिए शरीर की किस किस तरह की जांच की जाती है और रोगों के निदान में ये जांच किस तरह उपयोगी साबित होती है। डॉक्टर अजय मेहता ने इस विषय पर जो जानकारियां दी वे निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होंगी। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले और प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए।